नॉलेज, नॉलेज क्या है? नॉलेज में जो ब्लूम ने बताया वो क्या था बेटा? वो था कि जो हमने बीते क्लास में या पिछले क्लास में, पीरियड में, सब्जेक्ट से पहले जो आज पढ़ रहे हैं, इससे पहले उस विषय से संबंधित जो भी हमने पढ़ा हो वो रिकॉल होता है। और जब हम याद कर लें, अच्छा हाँ 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 पढ़ा था, ऐसा जब करते तो हम क्या किस स्टेप में होते? नॉलेज में होते हैं। और नॉलेज प्रोवाइडिंग होता है, भाई हम जो दे रहे हैं उससे तुम्हें क्या क्या चेंज है, मतलब तुम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, अच्छा हाँ ये तो हमने पढ़ा था, ऐसा करके होता है। या कोई फॉर्मूला हम बता रहे हैं तो उस फॉर्मूले को तुम रिकॉग्नाइज करो, यस आई हैड डन दिस, और उसको फिर तुम अपना जो अभी नया पढ़ाया जा रहा है उससे कनेक्ट करो। जब इस प्रक्रिया में हम होते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जब ऐसा काम हम करते हैं, का मतलब स्टूडेंट करता है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कोई कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज। पहला हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य, जिसको हम कहते हैं ना विशिष्ट उद्देश्य, वो नॉलेज है। तो नॉलेज में हम क्या कर सकते हैं? जब हम नॉलेज पर होंगे तो उससे हमारा कौन सा व्यवहारिक उद्देश्य बच्चों में पूरा करेंगे हम, तो वही रिकॉल कर सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, डिफाइन कर सकते हैं बीते कल में जो भी पढ़ा हो उसको, सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या अभी नहीं पढ़ा है। मतलब जो कुछ भी कनेक्ट कर दे बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज से प्रेजेंट नॉलेज में, वो नॉलेज के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो दूसरा है बोध या कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है कि एबिलिटी टू ग्रैस्प और कंस्ट्रक्ट, जो हम बता रहे हैं, मतलब जो विशिष्ट उद्देश्य है अगर बोध का है तो इससे बच्चों में क्या व्यवहार परिवर्तन होगा, ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो क्लासिफाई कर सकेंगे, प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट जो तुम बताए रहे हो पहले उसको बच्चे लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी पूछा जाए रिलेटेड बात। ठीक है। नाउ थर्ड वन हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं बच्चे लोग? वो कंप्यूट कर लेंगे, जो हमने बताया उसको डिफरेंट क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर लेंगे, प्रेडिक्ट कर लेंगे, अपने आंसर को जांच सकते हैं, कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जो भी उनको लेसन पढ़ाया गया है, नॉलेज प्रोवाइड हुआ है उससे। ठीक। फिर नेक्स्ट वन है विश्लेषण या एनालिसिस। जब हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो जो कुछ भी पढ़ाइए हायर मेमोरी लेवल पे आता है, जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ाया बच्चों को, वो सब उन सब बातों को वो छोटे छोटे हिस्से, यानी एक जो ओवरऑल हमने जो पढ़ाया या हमने जो बताया उसको वो छोटे छोटे हिस्से में बांट सकते हैं, और छोटे हिस्से में बांट करके उसको समझ सकते हैं। यानी एक लेसन को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दी और फिर उसको समझा। जब इस स्टेज पे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एनालाइज कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे लोग एनालिसिस में ही क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कि हाँ भाई क्रिटिक होना तो बहुत ज़रूरी है। क्रिटिक होता है कि हाँ उन्हें ये वाली चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर, यानी चेंज इन बिहेवियर, उनका दिमाग फंक्शन में है, ग्रास्पिंग में है। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा
जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिंथेसिस या संश्लेषण। इसमें जो छोटे छोटे हिस्से में बांटा, यानी अलग अलग छोटा छोटा अलग अलग दिन बताया गया, उसको एक साथ जोड़ना और समराइज कर सकते हैं, कंटेंट को व्यवस्थित कर सकते हैं। 1-2 दिन 3 दिन के लेक्चर को वो एक साथ एक जगह लिख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एक एक टुकड़े को एक दूसरे के साथ में इन प्रॉपर वे, प्रॉपर हायरार्की से जोड़ सकते हैं। ठीक, तो किस में होंगे वो, संश्लेषण, सिंथेसिस। और लास्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन का आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि जो पढ़ाया गया, जो बताया गया या जो प्रोसेस है उसको जज कर सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो उसको दूर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में ना, ये नहीं ऐसे पढ़ते, ऐसे पढ़ते, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने आप को भी और जो पढ़ाया गया है कंटेंट उसको भी। ठीक है, ये तो है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ब्लूम्स का। अब ये जो ब्लूम्स 1956 में आया था, उन्होंने 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी, और तब से लेकर के 2000 में तो आ ही गई थी ब्लूम टैक्सोनॉमी, रिवाइज्ड 1995 से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे काम होने लगा। और काम कौन कर रहा था, लॉरेन एंडरसन एंड क्रिथ हो। और 2001 में रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आई। हम लोग रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी पर भी बात कर ले रहे हैं, पढ़ लेते हैं, उसको भी अभी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मैम रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी पे बात कर लीजिए, उसके बारे में भी बता दीजिए। तो आज बात कर लेते हैं, हम लोग के सिलेबस में चूँकि है तो हम बात कर ले रहे हैं इसको। अच्छा, ये जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इनमें एक जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, जो हमारी अभी जो पुरानी ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो नाउन बेस है। मतलब उसमें जैसे नॉलेज है, एप्लीकेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, यानी नाउन पे काम का, संज्ञा आधारित है। और जो हमारी रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है बेटा, वो वर्ब पे है, जैसे अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, है ना, ऐसे करके। तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये है। लेकिन इन दोनों टैक्सोनॉमी में, यानी कि ओल्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो बेसिक अंतर है वो इनके कॉम्प्रिहेंशन और इनकी उपयोगिता में है, यूजफुलनेस में है। किस तरीके से ये जो टैक्सोनॉमी है वो इंटरसेक्ट करती है और किस तरीके से काम करती है, इस पर भी काम किया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज, ऐसे करके मेटा कॉन्सेप्ट नॉलेज है। लेकिन हम लोग अभी उसकी तो बात खैर नहीं करेंगे क्योंकि वो डिटेल है, अभी तो जनरल बात करते हैं, फिर उसकी बात बाद में करेंगे। फिर भी हमको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज जो इसमें यूज़ किया है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में, वो फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल एंड मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ये फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल,
प्रोसीजरल एंड मेटा कॉग्निटिव नॉलेज, ये 4 तरह के लेवल ऑफ नॉलेज इसमें अप्लाई किया गया है। अब देखते हैं कि कैटेगराइजेशन में कैसे, यानी जब डोमेन बना है तो क्या चेंज किया है। सबसे पहले जो इनके क्लासिफिकेशन में जो पहली कैटेगरी है हम ओल्ड में, वो है नॉलेज, ठीक। जो रिवाइज्ड है उसमें है रिमेम्बरिंग, यानी जो हेडिंग है इसकी हम नॉलेज और ये रिमेम्बरिंग। नॉलेज में जैसे क्या है, हम लोग ने अभी देखा कि रिकॉल कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और रिमेम्बरिंग में क्या है, जब मतलब जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में, कि जब याद करने के लिए कोई प्रोसेस होता है, प्रोसीजर शुरू होता है, यानी जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, दिमाग पे जोर लगाते हैं ना, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इन्होंने अपने में इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा कि रिमेम्बरिंग इट इज़ रिट्राइव, कैसे दिमाग को करें, कैसे फैक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, याद करें, कैसे हम जुड़े कंटेंट से, ठीक। हमसे मतलब स्टूडेंट जुड़े, है ना। हम अपने लिए तो बात करेंगे नहीं, किसके लिए ये सब कर रहे हैं बात, स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे, और रिवाइज्ड में है अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें क्या क्या एक्शन वर्ब्स, वहाँ हमको एक्शन वर्ब्स लेने पड़ रहे हैं ओल्ड में। क्यों? क्योंकि वो नाउन में है, ये तो पूरे वर्ब्स में ही है ना, वर्ब में ही है ना अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या कर रहे हैं कि बात को समझने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। स्टूडेंट आर डूइंग रिमेम्बरिंग फंक्शन, वो चाहे लिखने के रूप में या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में बात को समझेंगे, या हम लोग अपने इस पे बात करते हैं अगर मैथ्स के उसमें, तो फॉर्मुलेटिंग के लिए कर पाएंगे। ये क्लासिफिकेशन में भी मतलब कैसे समझेंगे, क्लासिफाई जब कैसे पता चलेगा कि बच्चे लोग समझ गए हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे एट दैट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो फ्यूचर टेंस में ही है। तो समराइज कर लें, क्लासिफाई कर रहे हैं, सब जगह ये वर्ब फॉर्म में है, ये ध्यान रखना। जहाँ भी वर्ब फॉर्म में बात होएगी तो हम रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में ही बात कर रहे होंगे। तीसरा है यहाँ ओल्ड में एप्लीकेशन एंड रिवाइज्ड ब्लूम में अप्लाइंग है। इसमें हमको पता है कि जो हमारा एप्लीकेशन में जो हमने कंटेंट दिया है उसको स्टूडेंट जो है इम्प्लीमेंट करेगा। और यहाँ क्या है कि कैरिंग आउट द प्रोसीजर, यूजिंग प्रोसीजर थ्रू एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग, यानी कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग क्या होगा, वो जब करने लगेगा, हाथ में अपना पेन पेंसिल रबर स्केल उठा के काम करने लगा, अप्लाई करने लगा, जो बताया गया उसको उस पे कंटिन्यूएशन में, यानी वर्ब फॉर्म में, एक्शन फॉर्म में। अब यहाँ हमको एक्शन वर्ब की ज़रूरत नहीं लग रही है ना, वहाँ एक्शन वर्ब की ज़रूरत हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि सब नाउन में है, जब संज्ञा है तो उसको वर्ब क्रिया रूप में काम करने में क्या 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 काम कर रहा है। अब यहाँ पे सब का सब क्रिया के ही रूप फॉर्म में है, वर्ब में ही है। तो कैसे अप्लाइंग कैसे होगा, जब जो बताया गया है उसको मॉडल के साथ एक्सप्लेन करे या एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेनिंग कंडीशन में हो बच्चा। तो इंटरव्यू में
बताई गई कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर रहा हो, यानी जब प्रोसेस में हो, काम चल रहा हो, तब ये अप्लाइंग में आएगा। ठीक है, ये 3 हम लोग को समझ आए। अब आते हैं चौथे पे। हमारा चौथा क्या है? एनालिसिस। और रिवाइज्ड में क्या कहा है यहाँ? एनालाइजिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने, जैसा ब्लूम में हमको पता है कि जब होल को छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे तब उस प्रक्रिया में क्या रहेंगे? एनालिसिस में रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उसको हम लोग छोटे हिस्से में बांटने लगेंगे। मान लो ओवरऑल आज हम लोग जैसे 2 लेक्चर में बात कर रहे हैं, है ना, एक तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा रुक गया था, कर हम ऐसे ही तुम्हारे पास भेज देंगे। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और ठीक छोटे छोटे हिस्से में बांटने लगे ओवरऑल, और हर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कोरिलेट करना आए एनालाइजिंग में, कि हमें मालूम है कि जब हम ये समझ पाए, हम फिर से बोल रहे हैं कि जब हम कहेंगे मतलब स्टूडेंट है, जब स्टूडेंट इस लेवल ऑफ लर्निंग पे हो कि वो कंटेंट, ओवरऑल कंटेंट को छोटा छोटा हिस्से में बांट रहा है, और बांटते समय वो हर एक हिस्से की हर एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ सिस्टमैटिक वे में जोड़ पा रहा हो, तब हम एनालाइजिंग में है। अब ऐसे हमको यहाँ पे क्या, एनालिसिस पे जब हम कर रहे थे काम, तो हम क्या काम कर रहे थे कि सिर्फ ब्रेक डाउन कर रहे थे, मतलब जो वो बड़ा कंटेंट है उस कंटेंट को छोटे छोटे हिस्से में बांट लिया। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो कंटेंट है उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक तो कर ही रहे हैं, स्टूडेंट कम कर रहा है, उसके बाद में वो हर एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ में एक सिस्टमैटिक वे में कनेक्ट करने का, और उनको समझने में भी वो सक्षम है कि ये कैसे कनेक्ट हो सकेंगे एक दूसरे से। तब किस हिस्से में है हम? एनालाइजिंग। ठीक, 4 हिस्से तो हमें समझ में आ गए कि बिल्कुल एकदम एक के जैसे ही हैं। अब हम आते हैं 5वें पे, सिंथेसिस। सिंथेसिस तो पता है, एबिलिटी टू पुट द पार्ट्स टुगेदर, यानी जब बच्चा जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, जो उसको एनालिसिस के समय छोटे छोटे टुकड़े में बांटा, अब उन सब छोटे छोटे टुकड़ों को, या उन सबको नहीं, किन्हीं भी पढ़ाए गए मटेरियल को जो 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट किया गया हो, 2 पीरियड 3 पीरियड में कंप्लीट किया गया हो, उसे एक साथ जोड़ सके, तो वो सिंथेसिस। ये तो हमको पता है, कंपोज कर ले, डिज़ाइन कर ले, असेंबल कर ले, ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आएगा? सिंथेसिस के अंतर्गत। अब यहाँ से डिफरेंस है रिवाइज में। वैसे तो डिफरेंस है ही कि ये ओल्ड टेक्सोनॉमी नाउन बेस्ड और रिवाइज्ड वर्ब में, लेकिन अब यहाँ से इसके नाम के लेबल में भी चेंज आ रहा। अब यहाँ पे 5वां जो है वो इवैल्यूएटिंग है, जजमेंट करना, कि क्रिटिसाइज करना, जो स्टैंडर्ड मेंटेन्ड हो पहले से, उस स्टैंडर्ड पे प्रोवाइडेड मटेरियल को, कंटेंट को क्रिटिक करना और रिपोर्ट करना, कि क्रिएट और डिमॉन्स्ट्रेट करना। ये सारी चीज़ें क्या है?
इवैल्यूएशन में है। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो इवैल्यूएटिंग है ये क्रिएटिंग के पहले रखा गया है। क्रिएटिंग के पहले क्यों रखा गया? जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि क्या चीज़ सही है और किस तरीके से सही है और कितनी सही है, तब तक हम कोई भी नया सृजन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। जब हमको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये प्रोसेस सही है, इस काम को करने के लिए ये विधा आनी चाहिए, और इस काम को या इस कॉन्सेप्ट को रीडिज़ाइन करने से पहले हमें इन फैक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, नया कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम क्रिएट कैसे करेंगे कुछ। इसलिए जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है इसमें इवैल्यूएटिंग को पहले रखा गया है क्रिएटिंग से। ठीक है, अब 6 पॉइंट है हमारे पुराने में इवैल्यूएशन है, और जो रिवाइज्ड है उसमें 6 है क्रिएटिंग, पुटिंग द एलिमेंट्स टुगेदर। जैसे हम सिंथेसिस, वहाँ एक शब्द है ना, उसमें भी तो हम पुटिंग द एलिमेंट्स टुगेदर ही करते हैं कि अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जो बची हुई चीज़ें हैं उनको एक साथ रखते हैं। अब यहाँ हम वो काम इवैल्यूएशन के बाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इवैल्यूएशन के बाद ये पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़ किस तरीके से किस सीक्वेंस में रखनी है। अगर ये नहीं पता होगा तो हमारा काम सही नहीं हो पाएगा। ये रिवाइज टेक्सोनॉमी में का बेस्ट पार्ट है जो हमें समझ में आता है कि उन्होंने इवैल्यूएशन को पहले रखा है क्रिएटिंग से। ठीक है, रीऑर्गेनाइज करना कंटेंट को और पैटर्न को रीजेनरेट करना, नए तरीके से सीखना, ये सब जो है छोटे छोटे हिस्से में बटी हुई जो चीज़ें हैं उनको एक साथ करना, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि नया प्रोडक्ट, नया कॉन्सेप्ट भी इसमें डेवलप होता है। तो ये जो नया चीज़ इसमें आया है, नई हेडिंग है क्रिएटिंग, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें नया कॉन्सेप्ट भी फ्रेम करने की बात आती है इसमें कि वो जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उस पे नया क्राइटेरिया, नई कह सकते हैं डेफिनेशन, नए विचार कैसे बनेंगे। यानी इसमें मेंटल फंक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारा ओल्ड टेक्सोनॉमी है उसमें लास्ट तो हमारा इवैल्यूएशन है, और वो वही है कि एबिलिटी टू जज, चेक, क्रिटिक, ये सारा। तो ये हमारा रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो हमारे बच्चे हमको बोल रहे थे कि मैम हमें बता दीजिए, वो ये है। ठीक है, तो अभी तुम लोग इसको देखना, सुनना, फिर अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें बताना। ठीक है बेटा, चलो फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर होल लाइफ, हैव अ गुड डे।